कहानी की स्टार्टिंग 1000 साल पुरानी जिनसन आत्मा को दिखाते हुए होती है, जिसने कई सौ साल तक साधना करने के बाद इंसानी रूप हासिल की थी। लेकिन वो थोड़ी नादान थी और उसे पहाड़ पे उगने वाले औषधि मशरूम बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे, जिस वजह से वो सारे मशरूम खा जाती थी। और इसी चक्कर में वो एक बार गलती से एक जहरीला मशरूम खा लेती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगती है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे हाइचन सिटी के कमांडो आ जाते हैं, जो कि बाहर बर्फबारी होने की वजह से वो अंदर गुफा में छुपने के लिए आए थे। और तभी वो छोटी सी जिनसन को देख लेते हैं। उसकी हालत को देखकर वो उसके पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसकी धड़कनें तो धीरे धीरे थम रही हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे उनके पास जो एकमात्र गोली होती है, जिसे औषधियों के साथ तैयार किया गया होता है, वो उसे खिला देते हैं ताकि वो छोटी सी बच्ची की जान बचा सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। कमांडो की वजह से जिनसन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और जब वो होश में आती है तब उसे पता चलता है कि कमांडो यहाँ पे किस लिए आए हैं। दरअसल कमांडो यहाँ पे पहाड़ी देवता से मदद लेने के लिए आए थे, क्योंकि उनके शहर में अचानक से 2 सालों से बर्फबारी हो रही थी, जिस वजह से काफी सारे लोगों की जान चली गई थी और लोग बेबस हो चुके थे। उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, ना ही उनके पास खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। और इस पूरे समय में पड़ोसी देश ने भी इनके शहर पे हमला कर दिया था, जिस वजह से इनकी हालत तो बद से बदतर हो गई थी। उन्हें कहीं से पहाड़ी देवता के बारे में पता चला था, इसलिए वो मदद के लिए यहाँ पे आए थे। जिनसे जब पहली बार कमांडो जैसे पर्सन से मिलती है, जिसे अपनी जान से ज्यादा लोगों की जान की फिक्र थी, तब वो खुद ही कमांडो का मदद करने का फैसला करती है। वो अपनी साधना से तैयार की गई 1000 साल पुरानी जिनसन फल की ताकत को वापस से कमांडो के अंदर डाल देती है, जिस वजह से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो जाती है और वो वापस से जिनसन रूप में बदल जाती है। लेकिन वो आगे भी कमांडो की मदद करती है, उनके लिए खाने पीने चीजों की व्यवस्था कर देती है और साथ ही कमांडो से ये भी कह देती है कि फ्यूचर में अगर कभी भी उन्हें जरूरत पड़े तो वो बेझिझक उसके पास आ सकते हैं। समय बीतता है और 10 साल बीत जाते हैं। जिनसन ने अपनी साधना से अपनी शक्तियों से वापस से इंसानी रूप तो पा लिया होता है, लेकिन अभी भी वो छोटी सी बच्ची के रूप में ही फंसी होती है, जिस वजह से उसके मास्टर उसे डांट लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इस तरीके से किसी को भी जिनसन फल नहीं देना चाहिए। देखो तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई। अब तुम्हें वापस जाकर उस इंसान की दूसरी तरीके से मदद करनी होगी और अपने जिनसन फल को वापस लेना होगा, ताकि तुम इस छोटी सी बच्ची के रूप से बाहर निकल सको। लेकिन जिनसन तो साफ साफ पहाड़ी से नीचे जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि नीचे उसे औषधि खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं जाएगी। गुरु जो कि पहाड़ के देवता भी होते हैं, वो उसे स्ट्रिक्टली कहते हैं कि तुम्हें नीचे जाकर इस कर्ज को तो हटाना ही होगा। ये सुनकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो जमीन के अंदर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसके मास्टर उसे पकड़ लेते हैं और अपने पावर से उसे सीधा पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और वो सीधा पहाड़ के नीचे वाली कब्र में जाकर गिरती है, जहाँ पे वो एक छोटी सी फूल वाली आत्मा से मिलती है और उसके बुरे से पास्ट को खुद को देखने से रोक नहीं पाती है। उसे पता चलता है कि इस छोटी सी बच्ची ने क्वीन फैमिली में जन्म लिया होता है, लेकिन फैमिली का कोई भी पर्सन उसे पसंद नहीं करता है, बल्कि उसे फैमिली का बदकिस्मत मानता है, जिस वजह से वो लोग उसे जान से मार डालते हैं और इस कब्र में दफना देते हैं। ये सब जानकर जिनसन का दिल तो पूरी तरीके से टूट जाता है। इस कब्रिस्तान के थोड़े ही दूरी पे लू फैमिली का सेकंड सन 1000 साल पुरानी जिनसन को पकड़ने के लिए उसके 1000 साल पुरानी जिनसन फल का ही यूज करता है। जाल बिछाया होता है ताकि वो जिनसन को पकड़कर उससे मदद ले सके। जिनसन के बारे में उसे अपने पिता से पता चला था। दरअसल इसमें लू फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही होती है, क्योंकि जो पुराने कमांडो होते हैं, लू फैमिली के हेड, इनके पिता, वो 10 साल पहले हुई लड़ाई और बर्फबारी के बाद से अचानक से गायब हो चुके होते हैं। इस वजह से फैमिली का बड़ा बेटा नया कमांडो बनता है, लेकिन इस समय उसकी हालत भी खराब होती है और वो काफी समय से बिस्तर पे लेटा ही होता है, जिस वजह से फैमिली वालों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे। इसीलिए सेकंड सन यहाँ पे जिनसन से मदद लेने के लिए आया होता है और वो जिनसन के फल को ही एक चारे के रूप में यूज करता है और जिनसन उसकी महक से उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसके जाल में आसानी से फंस भी जाती है। अचानक से इन लोगों को देखकर तो पहले जिनसन डर जाती है और वापस से जिनसन का रूप ले लेती है। ये देखकर तो सेकंड ब्रदर को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो यहाँ पे ऑफिसर होता है वो तो ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या सच में वो छोटी सी बच्ची जिनसन में बदल गई थी या फिर ये मेरी आंखों का धोखा है। जिनसन को संभाल कर रखते हैं। तभी यहाँ पे दूसरा ऑफिसर आ जाता है। वो बताता है कि कैसे क्वीन फैमिली अब ब्लू फैमिली की कमांडो वाली पोस्ट को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो घर तक आ चुके हैं। सुनते ही वो तुरंत घर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो जिनसन से सूप बनाने के लिए घर की कुक को कहता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही कुक उसे पकाने के लिए उसे काटने की कोशिश करती है, उससे पहले ही जिनसन यहाँ से भाग जाती है, अपने फल को लेकर अपनी जान बचाती है और यहाँ से निकल जाती है। दूसरी साइड में हम क्वीन फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि इस फैमिली की कमांडो की पोस्ट को छीनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब इस फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो कि कमांडो की पोस्ट को ले सके, क्योंकि जो लू फैमिली का बड़ा बेटा होता है वो तो अनजान बीमारी की वजह से धीरे धीरे मर रहा था। जो दूसरा बेटा होता है वो एक डॉक्टर होता है, जो कि अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा था। जो तीसरा सन होता है वो तो रेसिंग में ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय देता था, जिस वजह से लोग उसे बेकार समझते थे। और जो चौथा सन था वो तो अपाहिज था, जिस वजह से अब इस फैमिली में सिर्फ लड़कियां बची थी, जो कि लड़कों की वाइफ थी। इसीलिए यंग मास्टर कहता है कि अब तुम्हारे फैमिली में कोई भी नहीं बचा है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग कमांडो की पोस्ट मुझे दे दो, क्योंकि तुम लोग तो वर्कर को भी अच्छी तरीके से सैलरी नहीं दे पा रहे हो, जिस वजह से हमारे फॉरेनर
सैनिक को भी काफी ज्यादा दिक्कत झेलना पड़ रहा है। ये सुनकर जो सेकंड सन होता है वो उनके पास आता है और कहता है कि मैं अब भी यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो कमांडो की पोस्ट मैं संभालूंगा, और वैसे भी मेरे बड़े भाई बीमार नहीं है बल्कि उन्हें कुछ समय तक आराम करना था, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। सेकंड सन को बखूबी पता होता है कि यंग मास्टर बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, वो फॉरेनर का नाम लेकर इस देश को बेचने की कोशिश में लगा है, इसलिए वो उसे एक भी मौका नहीं देते हैं। दूसरी तरफ हम जिनसन को देखते हैं जो कि इस बड़े से घर में गुम सी हो गई होती है क्योंकि उससे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वो अचानक से लू फैमिली की बड़े बेटी को देख लेती है, जिस वजह से उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो लू फैमिली के हेड हैं, क्योंकि बड़े बेटी की शक्ल अपनी डैड से ज्यादा मिलती जुलती है, इसलिए जिनसन को कंफ्यूजन हो जाती है। वो समझती है कि शायद ये वही पर्सन है जिसने 10 साल पहले उसकी जान बचाई थी। वो उसके पास आती है लेकिन देखती है कि काली ऊर्जा ने तो इसे चारों तरफ से घेर लिया है और ये धीरे धीरे मर रहा है। अगर जल्द ही इसकी जान नहीं बचाई जाए तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आगे जिनसन बॉडी पे लगे हुए जख्मों को देखती है और इन्हें पूरी तरीके से ठीक करने का फैसला करती है। वो अपने फल का यूज करने के बारे में सोचती है लेकिन रुक जाती है क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान होगा, और तभी उसे पास में एक वाइन की बोतल दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके मन में एक ख्याल आता है। वो अपने आप को जिनसन रूप में बदल देती है और वाइन के अंदर डुबकी लगाती है, जिस वजह से थोड़ी ही देर के अंदर वो जो सिंपल सा वाइन होता है वो पूरे औषधियों के साथ भर जाता है और पूरा सुनहरा हो जाता है। ऐसा करने से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर तो हो जाती है लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। वो उस वाइन को उससे पिला देती है। ये वाइन पूरे औषधियों के साथ भरी होती है, जिस वजह से पीने के थोड़ी ही देर के अंदर धीरे धीरे लू फैमिली के बड़े बेटे की सभी चोटें खत्म हो जाती हैं और वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। ये देखकर जिनसन खुश तो होती है लेकिन वो तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है कि मदद करने की वजह से उसका जो दूसरा फल होता है वो उगाता है। अभी बड़ा बेटे भी अपनी आंखें खोलता है और जिनसन को अपने पास सोए हुए देखकर समझ जाता है कि इस छोटी सी बच्ची ने ही उसकी जान बचाई है। उधर जो यंग मास्टर होते हैं वो सेकंड सन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे भाई की बीमारी के बारे में पता है, मुझे पता है कि अगर तुम्हें 1000 साल पुराना जिनसन नहीं मिलेगा तो तुम्हारा भाई मर जाएगा, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें डॉक्टर बरे रहना कितना ज्यादा पसंद है, तो तुम तो कमांडो बिल्कुल भी नहीं बनोगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस पोस्ट को मेरे हवाले कर दो। सेकंड सन मना कर देता है। ये देखकर यंग मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और हवेली पे कब्जा करने के लिए अपने लोगों को भेज देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे दोनों भाइयों की वाइफ आती है और इन सभी को रोकती है। इसके बाद वो उनसे कहती है कि आपको क्या लगता है कि हवेली इतनी ज्यादा खाली है कि आप उस पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। यंग मास्टर कहते हैं कि मुझे पता है कि आपके पति बहुत ही ज्यादा मरने वाले हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप शोक की तैयारी करो। ये सुनकर तो तीसरे भाई की वाइफ गुस्सा हो जाती है और मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यंग मास्टर उसके ऊपर गंतान देते हैं और कहता है कि रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम सभी पे गोली नहीं चला सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे लू फैमिली का बड़ा बेटा करंट कमांडो आता है और कहता है कि लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत कि मेरे हवेली में आकर लोगों के ऊपर गन ताने। बड़े बेटे को सही सलामत देखकर तो यंग मास्टर के साथ पूरे फैमिली मेंबर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फैमिली वाले बड़े बेटे को सही सलामत देखकर काफी खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन यंग मास्टर की हालत काफी खराब हो जाती है। बड़ा बेटा सामने आता है और कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, जो कि आपकी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि मेरी हवेली में आकर मेरे ही लोगों के ऊपर गन तानो। यंग मास्टर कहता है कि आप मरे नहीं हैं, आप जिंदा कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर वह कहता है कि लगता है कि तुम्हें मुझे मारने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है, लेकिन आज तुमने जो गलती की है ना वो दोबारा मत करना, नहीं तो आज के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। और मुझे पता है कि तुम पड़ोसी दुश्मन देश के साथ मिलकर हमारे देश के साथ गद्दारी करने का प्लान बना रहे हो। ऐसा कहते हुए अपने लोगों से उसे गिरफ्तार करने के लिए कह देता है। बाद में सभी जिनसन के पास आते हैं। बड़े बेटी की वाइफ उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम ठीक कैसे हो गए थे। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस छोटी बच्ची की वजह से मैं ठीक हो गया हूँ, इसने मुझे वाइन पिलाई थी। ये सुनकर सेकंड सन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ी ही मुश्किल से मैं तुम्हारे लिए जिनसन लेकर आया था, उसका तो सूप अभी बना ही नहीं है। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे तो बस शराब पिलाई गई थी। फिर वो शराब को देखते हैं और पता लगता है कि ये तो 1000 साल पुरानी जिनसन शराब बन गई है। तब यहाँ पे भागते हुए नौकरानी आती है और बताती है कि वो जो जिनसन सूप बनाने के लिए दी गई थी वो अचानक से गायब हो गई है। ये सुनकर घर की पहली मालकिन उसे ढूंढने के लिए कहती है, पर तभी जिनसन भी धीरे धीरे होश में आने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा भूखी होती है, इसलिए वो अपने जिनसन फल को खाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सभी मिलकर उसे रोक देती हैं और बाद में उसे बहुत सारा खाना खाने के लिए देती हैं। वो बहुत ही तेजी से खाना खा रही होती है, जिस वजह से तीसरे भाई की जो वाइफ होती है वो कहती है कि ऐसे खाना खा रही है जैसे ऐसे लग रहा है कि इसे काफी समय से खाना मिला ही नहीं है। बड़ा बेटा कहता है कि कोई बात नहीं है, इसे जितना खाना खाना है खाने दो, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। अब मन ही मन जिनसन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि मैंने तो अपना कर चुका दिया है, अब मैं जिनसन फल को लेकर वापस अपनी दुनिया में जा सकती हूँ, बहुत ही जल्द मैं बड़ी भी हो जाऊंगी। तभी बड़े बेटी की वाइफ उसे कहती है कि तुम जिनसन फल खाने की कोशिश कर रही थी, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, तुम्हें पता है इसे मेरे हस्बैंड के पिता ने बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किया था। अब जब ये बात वो सुनती है तब वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी बड़े बेटे को लू फैमिली का हेड समझ रही थी, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि उसने किसी गलत इंसान की जान बचाई है और अभी भी उसका कर्ज चुका नहीं है, अब तो वो पूरी तरीके से सुन पड़ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस तरीके से वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकती है। उसे यहाँ पे रहने का और मदद करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो इनके सामने झूठ मूठ कर रोना स्टार्ट कर देती है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अकेली है, उसका कोई भी घर नहीं है। ये सुनकर जो तीसरे भाई की वाइफ
वाइफ होती है उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और वो जिनसन को वो छोटी सी बच्ची समझ लेती है जो कि क्वीन फैमिली में जन्म ली थी, जिसके माता पिता के द्वारा उसे भी मार दिया गया था। फिर क्या जिनसन अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं फ्री में कपड़े धो दूंगी, मैं यहाँ के काम कर दूंगी, बर्तन धो दूंगी, पोछा लगा दूंगी, जो चाहे वो करवा सकते हो, बस मुझे यहाँ पे रहने दो। जिनसन का ये प्लान काम करता है और ये लोग इसकी बातों में आ जाते हैं। बड़ा बेटा तो इतना ज्यादा फील कर लेता है, ये वो जिनसन को कह देता है कि आज से वो उसकी बेटी है, वो उसे अडॉप्ट कर रहा है। सभी परिवार वाले भी उसके साथ जिनसन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे बहुत सारा प्यार देते हैं। ये सब देखकर जिनसन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि इस फैमिली के हेड जितने ज्यादा अच्छे थे, लोगों के बारे में सोचते थे, उनके बाल बच्चे भी उतने ही ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए मुझे हर कदम पे इनकी मदद करनी चाहिए। सीन कट होता है और अगले सीन में हम जिनसन को तीसरे बेटे की घोड़े जिसका नाम ब्लैक रोज होता है उसे घास खिला रही होती है और उसके साथ बातचीत कर रही होती है। यहाँ पे फैमिली का तीसरा बेटा आता है। वो जिनसन से पहली बार मिल रहा होता है। जब वो जिनसन को घास खिलाते हुए देखता है तब वो छोटी सी बच्ची पे गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि ये रेसिंग करने वाला घोड़ा है, तुम ऐसे ही इसे कुछ भी नहीं खिला सकती हो, इससे मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। जिनसन बताती है कि ये घोड़ा बहुत ही ज्यादा भूखा था, इसलिए वो उसे घास खिला रही थी, लेकिन वो तो उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। तभी यहाँ पे नौकरानी आती है और तीसरे बेटे को बताती है कि कुछ लोग यहाँ पे आए हैं उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द रेसिंग स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर वह जाने से बहाना करता है और नौकर को भी उन लोगों को जाने के लिए कहता है। नौकर बताती है कि इससे तो उनका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रेस में अपना घर, अपना गाड़ी और काफी सारी चीजें लगा दी है, जिस वजह से अगर इस बार वो हारते हैं तो उन्हें भारी नुकसान होगा। तीसरे बेटे को तो रेसिंग बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, लेकिन वो काफी समय से हारे जा रहा था, इसलिए वो जाने से मना कर रहा था। तभी जिनसन भी इसके फ्यूचर को देख लेती है कि जब वो वहाँ पे जाएगा तब इसके साथ कुछ गलत होगा, इसीलिए वो भी उसके साथ जाने की बात करती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। जब तीसरा भाई ये सुनता है तब वो सोचता है कि ये जब बड़े भाई को बचा सकती है तो शायद मेरी भी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि ये भाग्यशाली सितारा है, इसलिए वो भी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम परिवार के बाकी मेंबर्स को देखते हैं। परिवार में पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी हो चुकी थी और ये लोग अपने वर्कर को भी पैसे नहीं दे पा रहे होते, जिस वजह से ये प्रॉब्लम में फंस गए होते हैं और सोचते हैं कि वो पैसे किस तरीके से निकाले। कोई सुझाव दे रहा होता है कि इस बड़ी सी हवेली को कुछ समय के लिए वो लोग टीवी पे छोड़ दे, लेकिन ये महल इनके डैड के नाम पे होता है और इनके डैड भी काफी समय से मिल नहीं रहे होते हैं, इसलिए ये प्लान तो फेल हो जाता है। तभी दूसरा भाई कहता है कि हमें वापस से पहाड़ पे जाना चाहिए, क्या पता हमारे डैड वहाँ पे हमें मिल जाए। ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी तीसरे बेटे की वाइफ यहाँ पे अपने जो ज्वेलरीज होते हैं वो लेकर आती है और कहती है कि मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं इससे आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे भागते हुए गार्ड आता है जो कि तीसरे भाई के बारे में बताता है कि वो वापस से रेस के लिए गए हैं और इस बार वो जिनसन को अपने साथ लेकर गए हैं। ये सुनकर बड़े बेटे को अपनी बेटी के लिए फिक्र होता है और वो तुरंत रेस कोर्स में निकल जाता है। दूसरी तरफ ये लोग रेसिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो तीसरा भाई होता है वो जिनसन को घोड़े को टच करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर इस बार वो लोग जीत जाते हैं तो वो जिनसन को काफी सारी चीजें खाने के लिए खरीद कर देगा। खुश होती है, प्यार से घोड़े को सहलाती है, तब उसे पता चलता है कि ये घोड़ा तो प्रेग्नेंट है। इसके बारे में तुरंत तीसरे भाई को बता देती है तो तीसरा भाई शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस हालत में तो घोड़ा रेसिंग नहीं कर सकता था और करता भी तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि वो जीतेगा, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और उसकी जांच करने के लिए कहता है। डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि सच में ये घोड़ा प्रेग्नेंट है। तीसरा भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि इन सारी चीजों में तुम्हारी ही चाल होगी, लेकिन डॉक्टर बताता है कि नहीं, इसमें मेरी कोई चाल नहीं है, क्योंकि ये काफी समय से प्रेग्नेंट है। अभी यहाँ पे क्वीन फैमिली से भी लोग आ जाते हैं। उन्हें यहाँ पे देखकर वो समझ आता है कि इनके पीछे इनकी ही चाल थी, क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने ही इसके ऊपर जोर डाली थी कि वो ब्लैक रोज को खरीदे, क्योंकि वो उस समय बहुत ही ज्यादा जीतता था। लेकिन जब से उसने उस घोड़े को खरीदा है तब से इस घोड़े ने एक बार भी रेस नहीं जीती है, क्योंकि उन्होंने धोखे से इस घोड़े को प्रेग्नेंट कर दिया था। सब कुछ जानने के बाद उससे बड़ा ही गुस्सा आता है। उसे मन करता है कि इन दोनों को वो यहीं पे खत्म कर दे, लेकिन वो शांत रहता है। और तभी जिनसन सामने आती है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि जिनसन बहुत ही हद तक उस छोटी सी बच्ची की तरह दिखाई दे रही होती है, जिसे इन्होंने कुछ समय पहले जान से मार दिया था। वो यहाँ से भी उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीसरा भाई बताता है कि अब ये उसके बड़े भाई की बेटी बन चुकी है, इसलिए हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना, नहीं तो वो खत्म कर देगा। यंग मास्टर और उसकी बहन तीसरे भाई का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये छोटी सी बच्ची बदकिस्मत के अलावा कुछ भी नहीं लाती है, और अगर इसे अपने पास रखना है तो आसानी से आप लोग रख सकते हो। जिनसन को ये सुनकर गुस्सा आता है कि ये लोग उसके अंकल की इस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो पास के डाली में बैठे हुए छोटे छोटे पक्षियों से बात करती है और इनके ऊपर गंदगी गिराने की बात करती है। पक्षियाँ इसकी बात मानती है और तुरंत इनके ऊपर गंदगी गिरा देती है, जिस वजह से इनका मुंह बंद हो जाता है। इससे यंग मास्टर की बहन जो होती है वो जिनसन पे हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी यहाँ पे बड़ा बेटा आता है जो कि आसमान में गन शॉट करते हुए सभी को रोकता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसीलिए इससे दूर रहने में ही क्वीन फैमिली की भलाई है। बाद में वो तीसरे भाई को देखता है और रेसिंग में उससे सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका भाई इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, वो भी फैमिली प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यहाँ पे आया है। थोड़ी ही देर के अंदर रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस के नियम सभी को बताए जाते हैं और इसके बाद सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपने घोड़े पे रेस लगाने लगते हैं, लेकिन जो तीसरा भाई होता है वो अपने घोड़े पे रेस ही नहीं लगाता है, क्योंकि वो गर्भवती होती है। लेकिन जिनसन समझाती है कि वो अभी भी जीत सकती है अगर उसके ऊपर रेस
रेस लगाया जाए तो वह पक्का जीतेगी। ये सुनकर उसके पिता उसके ऊपर भरोसा करते हैं और उसके कहे मुताबिक 30 लाख युआन ब्लैक रोज हॉर्स पे लगा देते हैं। छोटे भाई को ये देखकर डाउट हो रहा होता है कि क्या वो लोग जीतेंगे या फिर नहीं। थोड़ी देर बाद रेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सभी घोड़े तेज रफ्तार के साथ आगे की तरफ दौड़ रहे होते हैं, लेकिन जो ब्लैक रोज होता है वो अपनी जगह पे ही खड़ा रह जाता है, वो तो आगे ही नहीं बढ़ता है और पहली रेस ये लोग हार जाते हैं। ये देखकर क्वीन फैमिली उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि आप लोग उस घोड़े पे रेस ना लगाओ, वैसे भी आप लोगों के साथ तो बैड लक वाली लड़की है, तो आपका हारना तो तय ही है। जिनसन को भी ये देखकर बुरा लगता है और वो घोड़े से बात करती है। घोड़ी कहती है कि मैं क्या करूं, मैं भूखी हूं और मैं गर्भवती हूं। मेरे रास्ते में किसी ने घास गिरा दी थी, जिस वजह से मैं खाना खाने के लिए रुक गई और रेस में पार्टिसिपेट भी नहीं की। मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बच्चे के लिए खाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं खाना खा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। जिनसन को जैसे इसके बारे में पता लगता है वो तुरंत ही अपने पिता को बता देती है कि उनके घोड़े के रास्ते में घास गिरा दिया गया था, जिस वजह से उनका घोड़ा घास खाने लगा और रेस में दौड़ा ही नहीं। ये सुनकर दोनों भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो क्वीन फैमिली से इसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि क्वीन फैमिली ने ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की थी। हालांकि ये क्वीन फैमिली की सोची समझी साजिश होती है, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इतने सारे घोड़े रेस में भाग रहे हैं, लेकिन आपका घोड़ा ही घास खाने के लिए क्यों रुकी, बाकी घोड़े क्यों नहीं रुके। अब ये प्रेग्नेंट होती है इसलिए वो रुक गई होती है और इसी बात का ये लोग फायदा उठा रहे होते हैं। जिनसन को अपनी फैमिली की हार ये देखकर बर्दाश्त नहीं होती है। वो उस घोड़ी के पास आती है और उसके पास 1000 साल पुराना जिनसन फल होता है, वो उसे खाने के लिए दे देती है ताकि उसकी भूख खत्म हो जाए और वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। उसे खिलाने के बाद वो वापस आती है और एक बार फिर से उसी घोड़े के ऊपर बोली लगाने के लिए कहती है। पिता इस बार भी उसकी बात पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कोई भाग्यशाली सितारा है और इस बार तो वो अपने अमाउंट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा भी देते हैं। लोगों को ये बेवकूफी लग रही होती है और जैसे ही रेस स्टार्ट होता है हमेशा की तरह सभी घोड़े तेजी से भागने लगते हैं। ब्लैक रोज थोड़ा देर से दौड़ना स्टार्ट करती है, लेकिन देखते ही देखते वो सभी घोड़े को एक एक करके पीछे छोड़ती जाती है। थोड़ी ही देर के अंदर माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है और देखते ही देखते पहली बार ब्लैक रोज इसमें फर्स्ट आ जाती है और उन्होंने घोड़े पे जितने पैसे लगाए होते हैं उससे इस बार वो 3 गुने पैसे प्राप्त कर लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं जो यंग मास्टर होता है उसे तो बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग जीत पाएंगे। इधर लू फैमिली तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन जिनसन ने एक बार फिर से जिनसन फल का यूज किया होता है, जिस वजह से वो कमजोर हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोशी की हालत में बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है तब उसके मास्टर उसे मिलने के लिए आते हैं। वो अपनी शक्तियों को इसके अंदर ट्रांसफर करते हुए इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हर बार जिनसन फल हमेशा ऐसे किसी को खाने के लिए क्यों दे देती हो, तुम्हें पता है ना कि इससे तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाओगी। अगर तुम कोई आम जिनसन होती ना तो तुम कब की मर गई होती, लेकिन तुम तो जिनसन क्वीन हो, जिस वजह से तुम आज तक जीवित हो। इस तरह की गलती अब आगे मत करना, नहीं तो तुम्हारी पहचान सबके सामने उजागर हो जाएगी और तुम इतनी ज्यादा कीमती हो कि कोई भी तुम्हें खा जाएगा, इसलिए आइंदा अपना ख्याल रखना। ये सुनकर तो वो डर जाती है। दूसरी तरफ हम उसे घर पे देखते हैं, जहाँ पे दूसरा भाई उसकी जांच करता है। तब उसे पता चलता है कि वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है और इस समय वो सो रही है। घर वालों को जब वो पता चलता है तब वो उसकी फिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमेशा क्यों बेहोश हो जाती है। फिर वो आपस में ही बात करने लगते हैं कि शायद वो जिस जगह से आई है वहाँ पे ज्यादा काम करती होगी, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है। तभी तीसरा भाई जिनसन में कुछ नोटिस करता है। वो कहता है कि जब मैं उसे अपने साथ रेसिंग के लिए ले जा रहा था तब उसके पास सिर्फ एक ही जिनसन फल था, जिसे उसने मेरे घोड़े को खिला दिया, लेकिन अचानक से उसके सर पे 2 जिनसन फल कैसे आ गए। ये सुनकर उसकी वाइफ हंसते हुए कहती है कि क्या ये राक्षस है जो तुम उसे ऐसे कह रहे हो, मुझे पता है कि शायद वो उसका कोई हेयर क्लिप होगा। ऐसे कहते हुए उसे निकालने के लिए आगे बढ़ती तो जिनसन का पहचान सबके सामने आने वाला था, लेकिन तभी बड़ा भाई उसे रोक देता है और कहता है कि वो सो रही है, इसे वो जग जाएगी। फिर वो सभी को बहाने से कमरे से बाहर निकाल देता है और उसके पास बैठता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मेरी बेटी है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिनसन तुरंत होश में आती है और कहती है कि आज तो मैं बाल बची थी, मुझे जल्द से जल्द लू फैमिली के हेड को ढूंढना होगा और उसकी मदद करना होगा ताकि मैं इन सारी चीजों से बाहर निकल सकूं। वो अपने पावर का यूज करते हुए फैमिली के हेड को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास उतनी पावर्स नहीं है कि वो मिस्टर लू को अपने पावर से ढूंढ सके। वो उदास बैठी होती है, तभी सामने रखे हुए पॉट वाली फ्लावर उसकी मदद करने की बात करती है और जिनसन उसके साथ चली जाती है। दूसरी साइड हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि उसी फॉरेनर बिजनेसमैन के साथ होता है जिसका नाम डेविड होता है। वो इस शहर पे कब्जा करना चाहता था और अपना इलीगल बिजनेस चलाना चाहता था, जिसके लिए वो यंग मास्टर की मदद करता है ताकि यंग मास्टर यहाँ का कमांडो बन जाए और इसके रास्ते साफ हो जाए। लेकिन इतनी ज्यादा मदद करने के बावजूद भी अब डेविड को ऐसा लग रहा होता है कि यंग मास्टर से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो उसका रेसिंग वाला क्लब था वहाँ से लू फैमिली ने जीत हासिल की थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। यंग मास्टर को रिप्लेस करने के बारे में सोचता है। ये सुनकर यंग मास्टर उससे एक और मौका मांगता है और कहता है कि इस बार मैं लू फैमिली को फिर से बर्बाद कर दूंगा, आप मुझे बस कुछ दिनों का मौका दे दो, क्योंकि 15 जुलाई को ट्रेडिशनल गोस्ट फेस्टिवल होने वाला है और उस दिन मैंने लू फैमिली के लिए कुछ बड़ा सोचा है। दूसरी तरफ हम जिनसन को देखते हैं, जो कि फूल की आत्मा का पीछा करते हुए घर से बाहर निकलती ही होती है। तभी उसे दूसरी कमरे से कुछ फील होता है और वो उस कमरे में जाने की कोशिश करती है, जिससे जो फूल की आत्मा होती है कमरा खुलते हुए डर जाती है और अंदर
जिनसन होता है वो जिनसन के ऊपर गुस्सा करता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। वो चीजों को फेंकने लगता है। आवाज सुनकर यहाँ पे पहला भाई और तीसरा भाई आते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं और जिनसन से कहते हैं कि तुम अंदर मत जाना। जिनसन अपने डैड से उस पर्सन के बारे में पूछती है, तब वो बताते हैं कि वो तुम्हारे फोर्थ अंकल हैं। आगे वो अपने भाई को जिनसन के बारे में बताते हैं कि कुछ समय पहले उनके भाई ने किसी की जान बचाई थी और इस चक्कर में उनका कार एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपना पैर खो दिया और वो वापस से चल नहीं पाए। दिन ब दिन उनका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया और वो अपने पास किसी को आने तक नहीं देते हैं। इसीलिए तुम उनसे दूर रहना, क्योंकि उनको अपने पास किसी का आना पसंद नहीं है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि घर की नौकरानी चौथे भाई की दरवाजे की कुछ दूरी पे चूने की लाइन खींच रही होती है। देखकर वो उसे पूछते हैं, तब नौकरानी बताती है कि ये चौथे मालिक ने ऐसा करने के लिए कहा था। जिनसन तुरंत कहती है कि ये तो सोल को अपने पास बुलाने के लिए ऐसा किया जाता है। ये सुनकर तीसरा भाई कहता है कि लगता है कि तुम कॉमिक बुक बहुत ही ज्यादा पढ़ती हो। वो कहती है कि ये कोई कहानी में लिखी हुई बात नहीं है, ये सच है। तीसरा भाई उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। जिनसन अपने डैड से कहती है कि आज आप सुरक्षा बढ़ा देना, क्योंकि हमारे परिवार के लिए जरूरी है। उसकी बातों पे विचार कर रहा होता है। तभी तीसरा भाई उसे अपने साथ खेलने के लिए लेकर चला जाता है। बड़ा भाई सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि जब से वो आई है उसने हमारे फैमिली के काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, तो क्या इस बार भी वो सच बोल रही है। वो तुरंत बॉडीगार्ड को बुलाता है और घर की सुरक्षा को बढ़ा देता है। रात में जिनसन सो रही होती है। जब वो सो जाती है तो पिता उसके पास से चला जाता है, लेकिन ये तो नाटक कर रही होती है। उसके जाते ही वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके डैड की नजर भी उसके ऊपर है। तो उसे पूछता है कि तुम सोने का नाटक क्यों कर रही थी और तुम इतनी रात को कहाँ जाने वाली थी। जिनसन अपने डैड से सॉरी बोलती है और वो बता देती है कि उसे चौथे अंकल की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए जाना चाहती है। वो सोच रही होती है कि शायद उसके पिता भी बाकी लोगों की तरह उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन वो तो उसकी बातों पे भरोसा करते हैं और साथ में उसे चौथे चाचा से मिलने के लिए भी लेकर जाते हैं। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं तब जिनसन को शादी की गीत सुनाई देती है, जिसके बारे में वो अपने डैड को बताती है, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब वो लोग हॉल से गुजर रहे होते हैं तब जिनसन नोटिस करती है कि यहाँ से तो भूतिया दुल्हन की डोली निकाली जा रही है, जिसके बारे में भी वो अपने डैड को बता देती है, लेकिन उसके पिता के पास इतने पावर्स नहीं होते हैं कि वो किसी को देख सके। दुल्हन अपनी डोली से निकलती है और पिता के नजदीक जाते हुए चौथे चाचा के कमरे में जाकर वहाँ से गायब हो जाती है। जिनसन इन सारी चीजों के बारे में अपने पिता को बताती है, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो इसके बाद दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा ओपन नहीं होता है। ये देखकर उसके डैड सामने आते हैं और दरवाजा को खोलने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि उनसे भी ये दरवाजा ओपन नहीं होता है। वो जोर जोर से अपने भाई को आवाज लगाने लगते हैं और अपने पास से गन निकालकर दरवाजे पे शूट करते हैं। ये आवाज सुनकर बाकी लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और अपने भाई से पूछते हैं कि क्या चल रहा है। जिनसन सभी को बता देती है कि यहाँ पे एक भूत दुल्हन आई है जो कि चौथे भाई को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। जिनसन की इस बात पे उसके पिता के अलावा कोई भी भरोसा नहीं करता है, लेकिन सभी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता है। हवेली के ठीक बाहर हम एक पुजारी को देखते हैं, जिनके साथ क्वीन फैमिली के लोग होते हैं, जो कि क्वीन फैमिली के कहने पे घर के चौथे बेटे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें अपनी शक्तियों से कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि वो उस भूतनी के साथ यहाँ से चले जाए, और जैसे ही वो चौथे बेटे के ऊपर अपनी शक्तियों से कब्जा कर लेते, धीरे धीरे वो पूरी हवेली पे कब्जा कर लेते और पूरी हवेली नष्ट हो जाती। इसीलिए वो पुजारी यहाँ पे आया होता है और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा होता है। कमरे के अंदर हम भूतिया दुल्हन को देखते हैं, जो कि चौथे भाई को अपने साथ लेकर जाने के लिए पूछ रही होती है और चौथा भाई भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिनसन अंदर की बातें सुन रही होती है, जिस वजह से वो घबरा जाती है और तुरंत अपने डैड के हाथ पे थोड़ा सा कट लगाती है और खून का यूज करते हुए दरवाजे को अपने मंत्र से तुरंत खोल देती है। सभी रूम के अंदर जाते हैं तब वो अपने चौथे भाई को हवा के बीच में टंगे हुए देखते हैं, क्योंकि भूतिया दुल्हन ने उसे बीच हवा में टांग रखा होता है। जिनसन अपनी शक्तियों की वजह से उस भूतिया दुल्हन को देख पा रही होती है, इसलिए वो अपने डैड को इसके बारे में बताती है। वो उन्हें गाइड करती है, जिस वजह से वो अपने गन का यूज करते हैं और ठीक दुल्हन के ऊपर शूट कर देते हैं। भूतिया दुल्हन यहाँ से गायब हो जाती है और भाई बेड पे वापस गिर जाता है। दूसरी तरफ जो पुजारी होता है, उसकी शक्तियाँ बीच में भंग होने की वजह से उल्टा उसे ही चोट लग जाता है। जैसे ही भाई बहन इस चीज को देखते हैं, वो तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तब तक गार्ड भी आ चुके होते हैं, जो कि पुजारी को तो आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन वो दोनों भाई बहन आसानी से यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरा भाई अपने चौथे भाई की जाँच करता है और पता चलता है कि वो अभी बस सो रहा है, क्योंकि वो कमजोर था। तीसरे भाई को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिनसन ये सारी चीजें देख सकती है, लेकिन जो बड़ा भाई होता है वो सभी से कहता है कि इसके बारे में किसी को भी बाहर ना पता चले, नहीं तो अगर इसी के बारे में किसी को पता चलता है तो इससे हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद सभी बात कर रहे होते हैं कि ठीक है, माना कि छोटी बच्ची भाग्यशाली है, लेकिन उसने उस भूत को कैसे देख लिया और उसे कैसे पता था कि बड़े भाई के खून से दरवाजा खुल सकता है। तो वो कहती है कि बड़े भाई वर्जन है और किसी भी वर्जन के खून से अगर किसी दरवाजे को खोला जाए तो आसानी से खुल सकता है। ये सुनकर तीसरा भाई बड़े भाई की मजे लेने लगता है और कहता है कि भाई क्या सच में आप वर्जन हो? पिता अपनी बेटी से पूछता है कि ठीक है बताओ तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो वो फिर से एक बहाना बना लेती है। सभी खुश होते हैं
कि खतरा टल गया, लेकिन जिनसन बताती है कि वो दुल्हन बुद्ध फिर से वापस लौटेगी। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर और उसकी बहन को देखते हैं। इनके प्लान चौपट हो जाने की वजह से ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। आज वो लकीली बच तो गए होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि जल्द से जल्द लू फैमिली को तो उनके बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए वो पुजारी को ही मार डालते हैं। जैसे उसकी मौत की न्यूज लू फैमिली को पता चल जाती है, उनका पूरा का पूरा शक क्वीन फैमिली पे ही जाता है, क्योंकि उन्होंने उस पुजारी को कई बार क्वीन फैमिली के साथ दिखा था। तभी यहाँ पे एक गार्ड आता है जिसके हाथ में तस्वीर होती है और वो बड़े बेटे को उसे दे देता है। वो कहता है कि पुजारी के पास से हमें ये तस्वीर मिली थी। तस्वीर देखते ही जिनसन उसे पहचान लेती है और कहती है कि यही तो भूतिया दुल्हन थी। आगे जब बाकी भाई उस फोटो को देखते हैं तब वो पहचान लेते हैं कि ये लड़की तो उनके चौथे भाई की क्लासमेट थी। लड़की का कोई भी पेरेंट्स नहीं था और कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। ये सब सुनकर जिनसन उस लड़की की कब्र के बारे में पूछती है, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। फिर तीसरा भाई उस तस्वीर को अपने चौथे भाई को दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। लेकिन चौथा भाई जैसे उस तस्वीर को देखता है उसका रिएक्शन पूरी तरीके से बदल जाता है। वो पूरा इग्नोर करता है और कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, और वैसे भी तुम सब इस छोटी सी बच्ची पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रहे हो, झूठ बोल रही है। लेकिन दूसरा भाई कहता है कि नहीं, ये सच बोल रही है, क्योंकि इसने जो कुछ भी कहा था वो सारी बातें सच थी। वो कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि अगर मैं मर भी चाहता हूँ उसकी वजह से तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी मेरा पैर नहीं है और इसलिए मुझे मर ही जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जिनसन को चौथे भाई पे थोड़ा सा शक होता है ये सब देखकर। इसके बाद जब उसे पता चलता है कि वो भूतिया दुल्हन फिर से आने वाली है, तब उसे रोकने के लिए वो चौथे भाई के कमरे में चारों तरफ लाल धागे और काले कुत्ते के खून डाल देती है। लेकिन जैसे इसके बारे में चौथे भाई को पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी सुरक्षा करने वाली चीजों को तबाह कर देता है। ये सब देख जिनसन को इसके ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है कि आखिर ये अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करने दे रहा है। रात होने पे वो जिनसन का रूप ले लेती है और चौथे भाई के दरवाजे पे रहती है। आधी रात होने पे वो भूतिया दुल्हन दोबारा आती है और इस बार चौथा भाई उसके लिए दरवाजा खोलता है। जिनसन को ये बात क्लियर हो जाता है कि चौथा भाई खुद से ही उस भूतिया दुल्हन के साथ रहना चाहता है, जिसके बारे में पिता को बताने का फैसला करती है। अंदर हम कमरे में चौथे भाई को देखते हैं जिसके साथ भूतिया दुल्हन होती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। लेकिन तब यहाँ पे जिनसन अपने पिता को लेकर आ जाती है। उसे देखकर भूतिया दुल्हन चौथे भाई को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ा भाई उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे कैसे देख सकते हो। पता चलता है कि ये जिनसन की वजह से है। उसने कुछ ऐसी चीजें अपने पिता को दी होती है जिस वजह से वो भूत को आसानी से देख पा रहा होता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके भाई को लेकर जाने वाली थी, लेकिन उसका भाई खुद ही उस भूत को बचाने के लिए आगे आ जाता है। दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। ये देखकर बड़ा भाई पूछता है कि आखिर तुम दोनों में चल क्या रहा है। चौथा भाई बताता है कि इस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। पता चलता है कि 3 साल पहले जब चौथा भाई ऐसे ही पहाड़ पे चल रहा था आंख पे पट्टी बांधकर, तब अचानक से वो गिर जाता है और उस समय लिन वॉन ही उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। भाई तो बच जाता है, लेकिन जैसे वो अपने आंख से पट्टी हटाता है लिन वॉन नीचे गिर जाती है और वो उसकी जान नहीं बचा पाता है। हालांकि लिन वॉन मरने के बाद भी चौथे भाई के साथ रहने की कोशिश करती है। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मरने के बाद भी उसके साथ रहती, उसकी मदद करती और हमेशा ही उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करती। लेकिन एक दिन जब वो दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं, तभी क्वीन फैमिली का पुजारी उस भूतिया दुल्हन को देख लेता है। वो पावर का यूज करते हुए उसके आगे चल रहे बच्चे के ऊपर पावर का यूज करता है, जिस वजह से वो कार के सामने चला जाता है। जब ये चौथा भाई देखता है तब वो छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी जान बचाने के चक्कर में इसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर वो भूत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी समय वो जो पुजारी होता है उसे अपने पावर से कैद कर लेता है। तब से ही वो इस भूत का यूज करते हुए चौथे भाई को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके लिए दरवाजा ओपन हो जाए और वो पूरे फैमिली को बर्बाद कर सके। दोनों का प्यार सच्चा और गहरा होता है, लेकिन जिनसन को पता होता है कि अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से भूत के साए में रहता है तो उसके साथ बुराई होगा, चाहे वो उसके लिए अच्छा क्यों न करे। वो चौथे भाई को यहाँ तक बताती है कि जब तक वो इस लड़की के साथ रहेगा वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। उसे अपने पैरों पे वापस खड़े होने के लिए इस लड़की के साए से दूर होना होगा। लेकिन चौथा भाई इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। तब बड़ा भाई उसके ऊपर हाथ उठाता है और मौके का फायदा उठाते हुए जिनसन भूत के ऊपर एक ऐसी तरल डालती है जिस वजह से दोनों के अंदर दूरी होने लगती है। इसके बाद वो चौथे भाई को उसके पैरों पे खड़ा होने के लिए कहती है। धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, लेकिन जैसे वो भूतिया लड़की की तरफ बढ़ता है वापस से उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। ये देखकर वो लड़की उसके प्यार के लिए उसे सेक्रीफाइस करने का फैसला करती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे पास रहोगी तो ऐसे ही अपाहिज बनकर रहोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो इस दुनिया में एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते थे। इसलिए वो लड़की वहाँ से गायब होने का फैसला करती है। जिनसन उसकी कब्र के बारे में पता लगाती है और पवित्र जल का यूज करते हुए उसे आफ्टर लाइफ में भेज देती है ताकि उसका पुनर्जन्म हो सके। ये सब देखकर फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके पिता उसे कहते हैं कि आज तुमने बहुत ही बड़ा काम किया, इसलिए आज तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए मैं खाने के लिए लेकर आऊंगा। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सेकंड भाई फोर्थ ब्रदर से कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो इससे जिनसन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर कोई पूछे तुम्हारा पैर कैसे ठीक हुआ तो कह देना दवा की वजह से। दूसरी तरफ यंग मास्टर तो ये सारी बातें सुन सुनकर पागल सा हो गया था, क्योंकि वो लू फैमिली को
बर्बाद करने के लिए कब से ट्राई कर रहा था, लेकिन अब तो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उन्हें एक बार जिनसन पे शक होता है कि कहीं ये सारी चीजें उस छोटी सी बच्ची की वजह से तो नहीं हो रही है। जिनसन को वापस से अपनी फैमिली में लाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि अब वो लू फैमिली में रहती है और उसे वहाँ जाना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए वो दूसरा प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ जिनसन को देखते हैं जो कि तीसरे भाई के साथ खेल रही होती है और तभी उसे सेकंड ब्रदर की वाइफ की पेंटिंग दिखाई देती है जो कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया। आज वो जब एक मीटिंग में घर की तरफ से जा रही होती है, तब जिनसन नोटिस करती है कि उनके ऊपर मौत का खतरा है। इस वजह से वो उनके साथ जाने की बात करती है, लेकिन पिता आकर उसे रोक देते हैं और सोचते हैं कि इसे ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो ये इसके लिए खतरा बन सकता है। इधर सेकंड ब्रदर की वाइफ अपने काम की वजह से ड्राइवर के साथ चली जाती है। तब जिनसन वॉशरूम का बहाना बनाती है और उनके पीछे जाती है। ये देखकर दोनों भाई को शक होता है और वो भी रूम से बाहर निकलते हैं। जिनसन देखती है कि देर हो चुका है और आसपास भी कोई नहीं है, इसलिए वो सोचती है कि मिट्टी के अंदर से वो जाए ताकि उसे कोई भी देख ना पाए। पावर का यूज करती है और मिट्टी के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से ऊपर का जो रास्ता होता है वो टूटने लगता है। तब यहाँ पे दोनों भाई भी आ जाते हैं और जिनसन को ये करते हुए देख लेते हैं। बड़ा भाई तुरंत अपने छोटे भाई को आदेश देता है कि इस रोड को फिर से ठीक करा दो और किसी को भी इसके बारे में पता लगने मत देना। जब कोई पूछेगा तो कह देना कि रास्ते में काम हो रहा था। अभी ये लोग देखते हैं कि जिनसन एक गलत रोड लेती है। ये देखकर भाई कहता है कि अब तो मुझे और भी ज्यादा काम करना होगा। बड़ा भाई जल्द से सभी काम को खत्म करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हम सेकंड मिसेस को देखते हैं जो कि मीटिंग वाली जगह पे पहुंच जाती है और उनका पीछा करते करते थोड़ी देर के अंदर जिनसन भी वहाँ पे पहुंच जाती है। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद वो कहती है कि शहर के रास्ते कितने ज्यादा खराब है, यहाँ पे कितने ज्यादा गड्ढे हैं, मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम। फिर वो सेकंड मिसेस को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है। अंदर एक लेडी होती है जो कि यंग मास्टर की आंट होती है। जैसे वो सेकंड मिसेस को देखती है वो उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके पास आ जाती है, क्योंकि उनके पास कोई भी हुनर नहीं होता है सिवाय सुंदर फेस के। लेकिन असल में तो सेकंड मिसेस जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा काबिल होती है, वो बहुत ही बड़ी डिजाइनिस्ट होती हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग को डिजाइन किया होता है और जिस होटल में ये लोग इस समय खड़े होते हैं इस होटल को भी इन्होंने ही डिजाइन किया होता है। एक सीक्रेट नाम भी होता है जो कि होता है एली। वो छुपकर ये सारी चीजें करती थी, क्योंकि लू फैमिली के बड़े बेटे से शादी करने के बाद सभी लोग उनके बारे में गलत सोचते थे कि वो लू फैमिली के बड़े बेटे से इसलिए शादी की है क्योंकि वो अमीर है और ये बचपन से अनाथ थी, इसलिए वो पैसा पाने के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। लेकिन असल में किसी को नहीं पता होता है कि ये कितनी बड़ी डिजाइनिस्ट होती हैं। असल में वो यहाँ पे अपनी रियल आइडेंटिटी को बताने के लिए आई थी ताकि इसकी मदद से वो अपनी फैमिली की मदद कर सके। लेकिन जब वो इसके बारे में बात करती हैं तब उन पे कोई विश्वास नहीं करता है और आंट उसका मजाक उड़ाती है। यहाँ पे सही समय पे जिनसन आ जाती है जो कि पहले तो उन्हें सबक सिखाती है और बाद में सेकंड मिसेस की डिजाइन को सभी को दिखाती है। आंट उनकी डिजाइन को देखकर तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है कि ये इतनी ज्यादा काबिल हो सकती है, इसलिए वो उन्हें नकली बताती है और बाद में अपने मैनेजर को बुलाकर उसकी जांच भी कराती है। लेकिन जांच से भी पता चलता है कि ये सच में एली है। लेकिन आंट जो कि कुछ समय से एली का नाम यूज कर रही थी एज अ बॉस के तौर पे, इससे उनकी रेपुटेशन खराब होते हुए दिखाई देती है। इस वजह से वो तमाशा क्रिएट करती हैं। लेकिन सही समय पे यहाँ पे लू फैमिली का बड़ा बेटा आ जाता है। ये सब देखकर वो सभी चीजें रोकता है और अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर जाता है। लेकिन आंट को तो उनके साथ बहस करनी होती है, इसलिए वो उन्हें गिरफ्तार करा देता है उनकी जितने भी इलीगल काम चल रहे होते हैं उसकी वजह से, और फिर वो उन्हें होटल से बाहर भी निकाल देता है। जब यहाँ पे यंग मास्टर की छोटी बहन आती है और अपने आंट को बाहर देखती है तो वो उनसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। आंट जब सारी बातें बता देती है तो ये सुनकर उससे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो होटल को बम से उड़ाने का फैसला करती है। वो होटल के चारों तरफ बम भी लगा देती है। लेकिन इसके बारे में जिनसन को अपनी शक्तियों से पता चल जाता है। वो तुरंत ही इसके बारे में लू फैमिली के बड़े बेटे को बताती है। लेकिन शक्ति का यूज करने की वजह से वो फिर से कमजोर हो जाती है और बेहोश हो जाती है। बड़ा बेटा तुरंत अपने सैनिकों को इसके बारे में जांच करने के लिए कहता है और साथ ही वो सभी लोगों को होटल से बाहर जाने के लिए भी कहता है। थोड़ी देर के अंदर सभी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। फिर वो अपनी बेटी को घर पे लेकर आता है, जहाँ पे जिनसन को इस हालत में देखकर सभी उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि ये बच्ची बार बार बेहोश क्यों हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाकर अच्छी तरीके से चेकअप करने की बात करते हैं। लेकिन पिता को पता होता है कि ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो बार बार बेहोश हो जाती है, इसलिए वो बहाना बनाता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लेगी तब वो ठीक हो जाएगी। सभी बाहर चले जाते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि जिनसन के पास एक और जिनसन फल आ चुका है। तभी यहाँ पे दूसरा भाई भी आ जाता है, क्योंकि जिनसन के ऊपर उसे काफी समय से शक हो रहा था। वो अपने कंफ्यूजन के साथ अपने भाई से पूछता है, तब उसका भाई उसे बता देता है। जब दूसरे भाई को इसकी सच्चाई पता चलती है तब उसके लिए और भी ज्यादा वॉरिड हो जाता है। वो उसे कहता है कि हमें इसे पहाड़ पे छोड़ देना चाहिए, इसे हम यहाँ के लालची लोगों से बचा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें इसे वापस भेज देना चाहिए। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है वो तो जिनसन को दिल से अपनी बेटी मान चुका होता है, इसलिए वो उसे भेजने से थोड़ा सा झिझकता है और इन फैमिली से आमने सामने बदला लेने के बारे में सोचता है ताकि वो खत्म हो जाए। तभी यहाँ पे भागते हुए एक सैनिक आता है, बताता है कि जब होटल से बम निकाला जा रहा था तब उन्हें कुछ चीजें मिली हैं। दूसरी तरफ यंग मास्टर अपनी बहन के ऊपर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें पता भी कि उस होटल के अंदर मैंने क्या छुपाया है। उसे तो पता नहीं होता है, लेकिन यंग मास्टर सबूत को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक यहाँ पे कमांडो यहाँ पे उसके लोगों को बंदी बनाकर लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग बच जाओगे। दरअसल यंग मास्टर ने जो तेजी से पैसा कमाने के लिए अफीम छुपाया होता है होटल के नीचे, ये सारी चीजें इन्हें मिल गई होती है और इसका यूज करते हुए कमांडो इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं।
वो में जिनसन जब सोकर उठती है तब वो डम्पलिंग खा रही होती है और तभी वो सैनिकों को बात करते हुए सुनती है कि किसी को सजा दिलाना है। ये सुनकर वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद पिता को उसके बारे में पता चल गया है, तो इसलिए उसे ही सजा देने के लिए तैयारी की जा रही है। वो पूरी बात नहीं सुनती है, जिस वजह से उसे कंफ्यूजन हो जाता है। वो अपने पावर का यूज करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी काम नहीं आता है, इसलिए वो खिड़की से भागने की कोशिश करती है। और तभी यहाँ पे उसके पिता आ जाते हैं, जो कि उसे भागते हुए देख लेते हैं। फिर वो उसे ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जिनसन कहीं पे भी नहीं मिलती है। सैनिक को जिनसन की एक छोटी सी चीज मिलती है, जिसे वो अपने मालिक के बारे में बताता है। बड़ा बेटा जैसे ही जिनसन की वो चीजों को देखता है, वो तुरंत नोटिस करता है कि जिनसन तो यहीं पे है। वो पास के प्लांट को लेता है और अपने कैबिन में चला जाता है। वहाँ पे पास के प्लांट से वो बातें कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही जिनसन है, क्योंकि जिनसन के सर पे 4 फल थे, जिस वजह से वो उसे पहचान लेता है। वो उसे समझाता है और वापस से उसे असली रूप में आने के लिए कहता है, लेकिन जिनसन को तो डर होता है। पिता उसे काफी देर तक मनाता है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आती है तब वो खाने पीने का लालच देने लगता है, जिस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपनी असली पहचान में वापस आ जाती है और उन चीजों को खाते हुए बताती है कि वो यहाँ से क्यों भागने की कोशिश कर रही थी। पिता तब उसे सारी बातें बताते हैं कि उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बुरे लोगों को सजा देने के लिए वो यहाँ पे तैयारियां कर रहे थे। जब उससे सारी चीजें पता चल जाती है तब पिता उसे कहते हैं कि अब कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए चलो हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं। लेकिन तभी इनके घर पे डेविड आ जाता है। कमांडो उनसे मिलते हैं और उनसे साफ साफ कह देते हैं कि वो क्वीन फैमिली के किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ेंगे। वो अपने साथ 2 बॉक्स अफीम के लाए होते हैं। वो उनके साथ काम करना चाहते थे और बदले में ये सारी चीजें देने की बात करते हैं, लेकिन कमांडो उसके मुंह पे ही मना कर देते हैं। ये सारी चीजें जिनसन छुप कर देख रही होती है। वो डेविड को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन जब वो अपने पावर का यूज करती है तब वो कुछ नहीं कर पाती है। ये देखकर पास में जो प्लांट होती है वो उसे बताती है कि ये दूसरे शहर से आया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास भी कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए तुम इनसे दूर रहना। धीरे धीरे डेविड पूरे परिवार को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो इसमें तुम्हारा ही घाटा होगा। किसी भी तरीके से पैसे और पावर का यूज करके तुम लोगों को फंसा दूंगा। मुझे पता है कि इसमें तो तुम सभी को पैसों की जरूरत है, इसलिए मेरी बात मान लो। ऐसा कहते हुए वो अफीम के डब्बे यहीं पे रखकर यहाँ से चला जाता है। जब जिनसन रात को सो रही होती है तब उसे बुरे सपने आने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रही थी। इसलिए वो सोचती है कि चारों तरफ से उसके फैमिली के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके आते हैं और एक एक करके सभी लोग मर जाते हैं। ये बुरी से सपने को देखकर वो डर जाती है और तुरंत जाग जाती है। दूसरी तरफ घर वाले इस बात पे विचार कर रहे होते हैं कि उन्हें डेविड के प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर आना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होता है जिससे वो क्वीन फैमिली को दोषी साबित कर सके। तभी यहाँ पे जिनसन भी घबराती हुई आती है और जब सभी को इतना ज्यादा वरीड देखती है तब वो उस अफीम के पास आती है और कहती है कि मैं बता सकती हूँ कि इसे कहाँ से लेकर आया गया है। फिर वो सभी को लेकर पहाड़ वाली खेती पे जाती है, जहाँ पे अफीम के पेड़ लगाए गए होते हैं, जिससे उन्हें ये तो पता चल जाता है कि ये लोग खेती कहाँ पे करते हैं। लेकिन अभी भी उनके हाथ में कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि खेत दूसरे किसी के नाम पे था। इसीलिए जो पर्सन खेत में काम करता है या फिर आसपास जो आता जाता है उनके बारे में इंक्वायरी वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ नौकर के कपड़ों से कुछ लोगों के बारे में पता चल जाता है और जिनसन सभी शख्स के बारे में पता लगा लेती है। सबूत मिलने के बाद सभी फैमिली साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं, क्योंकि जो वो चाह रहे थे वो उन्हें मिल रहा था। लेकिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि जिस पर्सन के बारे में उन्होंने पता लगाया था उसने जानबूझकर सुसाइड कर लिया है और उसके पास एक नोट भी मिला है जिसमें लिखा है कि क्वीन फैमिली से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इससे तो इनका प्लान पूरी तरीके से खराब हो जाता है, जिस वजह से सभी शांत तो रहते हैं। लेकिन जो तीसरी मिसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो गन उठाती है और सभी को डायरेक्टली खत्म करने की बात करती है। कमांडो उसे शांत करते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और बिना खाए अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे जिनसन खाना लेकर उसके पास पहुंचती है और उसे खाने के लिए कहती है। तभी उसकी नजर कमरे में सजा कर रखे हुए एक अलग तरह की डिजाइन वाले कपड़े पे जाती है, जिसके बाद जिनसन तीसरे मिसेस से पूछती है तब वो पास्ट के बारे में याद करती है। पता चलता है कि जो तीसरे मिसेस होती है वो अपने भाई के साथ इस कपड़े को पहनकर अपना खानदानी डांस वाला ड्रामा करती थी। लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन उसके जो भाई और पिता होते हैं उन्हें भी अफीम की लत लग जाती है, जिस वजह से वो अपना सब कुछ बेच देते हैं और इसी में डूबे रहते थे। धीरे धीरे उनकी हालत भी खराब होने लगती है। मिसेस को पता नहीं चलता है कि वो अपने भाई को संभाले या फिर अपने पिता को, क्योंकि दोनों की तबीयत खराब हो गई होती है और इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अफीम खरीद के खा सके, जिस वजह से वो चोरी भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे पैसे वसूल करने वाले लोग आ जाते हैं जो कि अफीम भी बेचा करते थे और धोखे से लोगों के घर और पूरी प्रॉपर्टी भी हथिया लेते थे और इसी जाल में ये दोनों भी फंस चुके थे। मिसेस जब देखती है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है तब जो उसने नृत्य करके सभी चीजें इकट्ठा की होती है वो पैसे देने का फैसला करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पैसे भी इसके भाई और पिता पहले अफीम में खर्च कर चुके हैं। अब इसके पास कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए जो भाई होता है वो अपना नृत्य का ड्रेस उसे देता है। अब ये ड्रेस देने का मतलब ये बनता है कि जो आपका खानदानी काम है आप उसे किसी को सौंप रहे हो। इस वजह से मिसेस पूरी तरीके से टूट जाती है और उसके बाद कभी भी इस ड्रेस को पहन नहीं पाती है और इसीलिए जो लोग अफीम बेचते हैं उससे मिसेस को नफरत सी हो जाती है और इसीलिए वो खत्म करने के लिए इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी। क्योंकि आगे चलकर जब धीरे धीरे सभी चीजें ठीक हो रही थी तब इसके पिता और इसके भाई ने धोखे से इसकी मधुर आवाज को छीन लिया, जिस वजह से सिर्फ ये बात कर सकती थी।
थी, पहले की तरह गाना नहीं गा सकती थी और इसका पूरा फायदा उस गुंडे ने उठाया। इससे उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सब जानकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ऐसे लोगों से नफरत करती है जो ऐसी चीजें बेचते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। जिनसन उनकी फीलिंग को सुनती है और कहती है कि आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन मैं आपकी पूरी मदद करूंगी और एक दिन मैं आपको स्टेज पे गाते हुए सुनना चाहूंगी। फिर वो तीसरे मिसेस की मदद करने के लिए आसपास की सभी चीजों से मदद लेती है, जैसे कि हवा, पानी, पेड़, फूल, जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी से मदद लेती है, जिस वजह से वो इंसानी रूप लेते हैं और इसके साथ मिलकर एक जादुई गोली बनाते हैं ताकि मिसेस की जो मधुर आवाज है वो वापस आ जाए। सभी चीजें पूरी करने के बाद वो मिसेस को उस गोली को खाने के लिए देती है और बताती है कि इसे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। तब मिसेस उसे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है और तुम्हारे पास ये गोली कैसे आ गई। अब वो थोड़ी सी डरने लगती है क्योंकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताना नहीं चाहती थी। तभी उसके डैड यहाँ पे आ जाते हैं और बताते हैं कि इस गोली को उन्होंने मंगवाया है। इस तरीके से जिनसन बच जाती है और वो उस गोली को खाने के बाद वापस से अपनी मधुर आवाज पा लेती है, जिस वजह से वो वापस से उसी ड्रेस को पहनने के बाद स्टेज शो करती है और अपनी इच्छा पूरी करती है। ये सब देखकर जिनसन को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इस चीज को एंजॉय करते हैं। अब जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है और जिनसन सो रही होती है, तभी उसके मास्टर उससे मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कि इन लोगों की लाइफ में एक बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और वैसे भी इसके पास तो 6 फल हो चुके हैं, इसलिए वो वापस पहाड़ पे चली जाए। लेकिन जिनसन किसी को भी मुसीबत में देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मास्टर से आने वाली प्रॉब्लम के बारे में पूछती है, लेकिन मास्टर उसे कुछ नहीं बताते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद पता चलता है कि अचानक से शहर में खाने पीने की चीजें बहुत ही तेजी से कम हो रही हैं और जो खाने पीने की चीजें बची हैं उनमें कीड़े लग चुके हैं जो कि खाने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है, जिस वजह से लोग मदद के लिए कमांडो के पास पहुंचते हैं। कमांडो के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम शहर के कमांडो हो, इसलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। कमांडो कह तो देता है कि उसे कुछ समय चाहिए, लेकिन जब वो अपने भाइयों से बात कर रहा होता है तब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं निकलता है और तभी जिनसन बाउल में चावल लेकर आती है और बताती है कि उसने सभी कीड़ों को चावल से बाहर निकाल दिया है। वो जाती है और उन्हें बाकी खाने पीने की चीजें दिखाती है जो कि पूरी तरीके से साफ सुथरी होती है। जब वो इतने साफ चावल को देखते हैं तब वो उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया। ये सब जिनसन ने अपने पावर की वजह से किया होता है, लेकिन अभी भी अनाज बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिस वजह से वो वापस से आसपास की जादुई चीजों से मदद लेती है और एक ही रात में जितने भी अनाज होते हैं उन्हें पूरी तरीके से बड़े कर देती है, जिस वजह से जो लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही थी वो जादुई जीवों और जिनसन की वजह से वो खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ पता चलता है कि इसके पीछे भी डेविड और यंग मास्टर थे। उन्होंने जानबूझकर खाने पीने की चीजों को चुरा लिया था और बाकी चीजों में उन्होंने कीड़े भी डाल दिए थे। अब इस प्रॉब्लम से भी जब लू फैमिली बाहर आ जाती है, अब यंग मास्टर उस छोटी सी बच्ची के बारे में उसे बता देता है। डेविड कहता है कि ऐसी बात है तो मैं एक और प्रॉब्लम खड़ी कर देता हूँ। अगली सुबह जब कमांडो अपनी बेटी के साथ होता है तब उसे सैनिकों से पता चलता है कि हॉस्पिटल में जो उसका भाई का हॉस्पिटल है उसमें महामारी फैल चुकी है। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है। जिनसन उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे इसकी फिक्र हो रही थी। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पे एक के बाद एक कई सारे पेशेंट आते हैं। छोटा भाई सभी की जांच करता है और उसे सभी में कुछ सिम्टम महसूस होता है। उसे पता चलता है कि इस रोग को किसी ने जानबूझकर फैलाया है। इसके बाद हॉस्पिटल में जितने भी लोग आए होते हैं उन्हें हॉस्पिटल में ही घेर लिया जाता है ताकि ये लोग बाहर जाकर महामारी को ज्यादा न फैलाएं। दूसरी तरफ जिनसन को अपने पिता की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो घर से बाहर निकलती है, लेकिन ये लोग उसे घर से जाने नहीं देते हैं और तभी दरवाजे पे उन्हें एक छोटा सा बच्चा महामारी की वजह से बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। दूर से हम देखते हैं कि ये यंग मास्टर की चाल होती है। जिनसन उस बच्चे को घर के अंदर ले जाती है और उसे ट्रीट करती है। जैसे ही पिता को इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत इसके पास आता है और जिनसन को उस छोटे से बच्चे से दूर करता है। बाद में उसका छोटा भाई आता है और बच्चे की जांच करता है। उसे पता चलता है कि जिनसन को ट्रीट करने की वजह से वो थोड़ी सी ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी उसे हॉस्पिटल में रखना चाहिए ताकि ये बीमारी को ज्यादा न फैलाए। जिनसन अपने पिता को पास बुलाते हुए बताती है कि वो इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। पिता उसकी बात पर भरोसा करते हैं और इसके साथ जंगल के रास्ते में जाते हैं, जहाँ पे वो अपने पावर का यूज करते हुए नए नए जिनसन के पेड़ निकाल देती है, जिसका यूज करने से छोटा सा बच्चा थोड़ी ही देर के अंदर होश में आ जाता है। ये सब देखकर यंग मास्टर को भरोसा हो जाता है कि ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि ये तो जिनसन रानी है जो कि आसानी से कई सारे जिनसन बना सकती है। दूसरा भाई बच्चे को बचाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। इसके बाद जिनसन अपने पावर का यूज करते हुए कई सारे जिनसन के पेड़ बनाने लगती है और कमांडो सभी को जमीन से बाहर निकालने लगता है। तभी यहाँ पे सैनिक भागते हुए आता है और बताता है कि हॉस्पिटल में महामारी की बात किसी ने फैला दी है और यहाँ पे दंगा होने लगा है। सुनकर कमांडो उस चीज को रोकने के लिए हॉस्पिटल जाने लगता है और ड्राइवर से जिनसन को घर पे छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने बच्ची को किसी भी खतरे से दूर रखना चाहता था। जैसे वो ड्राइवर के साथ जिनसन घर पे जाती है, अचानक से कार की टायर पंचर हो जाती है। जब तक सैनिक को पता चलता है कि ये किसी की चाल है, तब तक यंग मास्टर तावीज का यूज करते हुए जिनसन का अपहरण कर लेता है। यंग मास्टर ने डेविड के दिए हुए तावीज का यूज किया होता है, जिस वजह से जिनसन अपनी जान नहीं बचा पाती है और थोड़ी ही देर के अंदर यंग मास्टर जिनसन को डेविड के हवाले कर देता है। वो उसे अपने साथ ले
जाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे कमांडो चारों तरफ से इन सभी को घेर लेता है और बातों में चकमा देते हुए अपनी बेटी को बचा लेता है। वो बताता है कि वो पहले से ही क्वीन फैमिली पे शक कर रहा था, क्योंकि जब वो लोग उस छोटे से बच्चे की जान बचा रहे थे तभी उन्हें पता चल गया था कि यंग मास्टर उनके पीछे लगा है और तब से वो चाल चल रहे थे। यंग मास्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर शूट कर देता है और बाद में उसे गिरफ्तार कर लेता है। डेविड भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी गिरफ्तार हो जाता है। फिर ये लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जिनसन को अचानक से सेकंड ब्रदर का ख्याल आ जाता है। पता चलता है कि सेकंड ब्रदर काफी समय से वायरस से इन्फेक्ट हुए लोगों का इलाज कर रहा होता है, जिस वजह से उसे ही वायरस हो जाता है। जिनसन तुरंत ही इसके बारे में अपने पिता को बताती है और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद जिनसन को पता चलता है कि अंदर उसकी अंतिम सांसें चल रही होती है और बाहर उसकी आत्मा स्वर्ग जाने के लिए खड़ी होती है। जिनसन उसे देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेकंड सन को पता होता है कि अब वो बच नहीं सकता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वो लोगों की इलाज करते हुए मर रहा था, लेकिन अपनी फैमिली को इस तरीके से छोड़ने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। धीरे धीरे उसकी आत्मा खत्म हो रही होती है और वैसे ही जिनसन को ख्याल आता है जब उसके मास्टर उसे आगाह करने के लिए आए थे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाला है, तब उसे एक छोटी सी डिब्बी भी दिए थे। वो कहते कि जब तुम प्रॉब्लम में रहना इसका यूज कर लेना। तुरंत ही उस डिब्बी का यूज करती है और उसका थोड़ा सा पानी सेकंड सन को पिला देती है, जिस वजह से जो आत्मा स्वर्ग जाने वाली थी वो अपनी बॉडी में वापस आ जाती है और थोड़ी ही देर के अंदर सेकंड सन अपनी आंखें खोल देता है। फैमिली में सभी को सुरक्षित देखकर सभी संतुष्ट होते हैं। घर पे तीनों लेडी साथ में बैठ के चाय पी रही होती हैं और जिनसन अपने तीसरे अंकल के साथ घोड़े के साथ खेल रही होती है। सबको खुश देखकर पहला बेटा और सेकंड सन साथ में ये सारी चीजें देखकर बहुत ही सुकून महसूस कर रहे होते हैं। बातों बातों में वो जिनसन के बारे में बात करते हैं कि अगर जिनसन हमारे पिता के कर्ज को खत्म कर देती है तो वो यहाँ से हमें छोड़कर चली जाएगी। तभी यहाँ पे जिनसन भागती हुई आती है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने पहाड़ पे काफी सारे जिनसन छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने पिता के साथ उस जिनसन को वापस लाने के लिए जाती है। कमांडो मान जाते हैं और अपने कुछ सैनिकों के साथ वापस से उस पहाड़ पे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें काफी सारे जिनसन मिलते हैं। जिनसन भी यहाँ पे काम कर रही होती है, उसे प्यास लगता है, इसलिए वो पानी पीने के लिए कुछ दूर जाती है और तभी वो किसी के पैर से टकराती है। वहाँ पे एक पर्सन बेहोश पड़ा होता है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और उसकी हालत भी ठीक नहीं होती है। ये देखकर जिनसन अपने पास से एक जिनसन उन्हें खिला देती है और इसके बारे में अपने पिता को बताने के लिए जाती है। जब वो सभी को लेकर वापस लौटती है तब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तभी सैनिक वहाँ पे तलाशी लेते हैं और उन्हें वहाँ पे किसी का कोट मिलता है। कोट पे ब्लू फैमिली के हेड का नाम होता है। ये देखकर तो सभी खुश हो जाते हैं। कमांडो को यकीन हो जाता है कि उसके पिता मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही उसके दिल में ये भी डर होता है कि इसके बाद जिनसन उन्हें छोड़कर चली जाएगी। तो अपने पिता को खोजने के लिए सभी से कह देता है। दूसरी तरफ यंग मास्टर के आत्मा को देखते हैं, जो कि मर चुका होता है और भटक रहा होता है। तभी रास्ते से फैमिली हेड जा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद नीचे गिर जाते हैं। अगली सुबह जब फैमिली हेड अपनी आंखें खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें फैमिली हेड के अंदर यंग मास्टर की आत्मा है, जो कि फैमिली हेड के अंदर आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इससे वो लू फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है और कोई भी उसके ऊपर शक भी नहीं करेगा। बाद में सभी साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे जिनसन अपना फेवरेट लेग पीस फैमिली हेड को देती है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर देते हैं और साथ ही उसके बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। ये सुनकर तो सभी फैमिली हेड के ऊपर गुस्सा करते हैं। कोई भी जिनसन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन फैमिली हेड तो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि वो जिनसन से नफरत करते हैं और वो उसे फैमिली से निकालने के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये किसी और का खून है, इसलिए इसे हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। तो खाना छोड़ के भी चले जाते हैं। जिनसन ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है। सेकंड भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि हमें जिनसन के बारे में डैड को बता देना चाहिए, लेकिन जो कमांडो होता है उसे अपने डैड पे शक होता है। वो कहता है कि जब से वो वापस आए हैं उनका बर्ताव बहुत ही ज्यादा अलग है। दूसरी तरफ जिनसन तो ये सारी बातें सुनकर अभी भी उदास होती है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे सहारा देते हैं। वो कहती है कि मैं इस फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या मुझे इस फैमिली से निकाल दिया जाएगा? वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक तुम ना चाहो इस फैमिली से तुम्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है। रात होने पे चुपकर फैमिली हेड अपने स्टडी रूम में जाते हैं और वहाँ पे अपनी सील ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पे कमांडो ऐसा आता है और सील को दिखाते हुए पूछता है कि क्या आप इसे ढूंढ रहे हो? वो सील को लेने के लिए इतने ज्यादा बेताब होते हैं कि कमांडो को उसके ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है। वो कहता है कि मैं इसे आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी कुछ तलाशी लेनी है। फिर वो अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपने भाई की मदद से उनका फुल चेकअप कराता है, क्योंकि उसे शक था कि ये कोई और है, लेकिन रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं निकलता है, जिस वजह से वह सील तो अपने पिता को दे देता है, लेकिन फिर भी वो चुप कर अपने लोगों से उनके ऊपर नजर रखने के लिए कह देता है। यंग मास्टर की आत्मा जब उस सील को लेकर वापस आती है तब लू फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी उस सील की मदद से क्वीन फैमिली ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे अचानक से जिनसन आ जाती है, क्योंकि उनके साथ सब कुछ सही करने के लिए आई थी, लेकिन जो आत्मा होती है उसे यहाँ पे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि इसी की वजह से तो उसकी मौत हुई थी। जो वो जिनसन उसे खाने के लिए देती है उसे वो टुकड़ों में फेंक देती है और जिनसन को धक्का देने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे सेकंड सन आ जाता है। वो अपने पिता को इस बात के लिए डांटता है, लेकिन पिता तो अपनी गलती मानते नहीं है, उल्टा इस लड़की को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। इसके विरुद्ध में पूरा परिवार आ जाता है जिनसन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जिनसन का इससे दिल टूट गया होता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। पांडो को जब इसके बारे में पता चलता है तब वो जिनसन को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जिनसन को देखते हैं जो कि पेड़ों से बात कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा उदास होती है। तभी उसे अपने पिता की आवाज आती है जिनसे मिलने के लिए वो आगे बढ़ने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे यंग मास्टर की आत्मा आ जाती है और उसे अपनी
बातों में फंसाते हुए अपने कमरे में लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा वरीड होती है जिनसन को लेकर, और इधर जो यंग मास्टर होता है वो अपनी बुरी शक्तियों से इसे अपने पास बांध लेता है और इसके बारे में किसी भी फैमिली मेंबर को पता ही नहीं होता है। वो तो जिनसन को ऐसे ही ढूंढ रहे होते हैं। फिर कमांडो अपनी बेटी को ढूंढते हुए अपने डैड के कमरे से गुजरता है और अंदर से उसे किसी की आवाज आती है, इसलिए वो वहीं पे रुक जाता है। अंदर हम यंग मास्टर की आत्मा को देखते हैं जो कि एक पुजारी को बुलाया होता है ताकि वो जिनसन के ऊपर काबू कर सके और उसे जिनसन रूप में हमेशा के लिए कैद कर सके। इस तरीके से वो जिनसन का यूज भी कर पाएगा और किसी को जिनसन के बारे में पता भी नहीं चलेगा। तभी जो लू फैमिली का हेड होता है वो यंग मास्टर की आत्मा को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करने लगता है और उसके ऊपर हावी होने लगता है। ये देखकर यंग मास्टर की आत्मा उस पुजारी से मदद मांगती है और वो तुरंत उसकी मदद करते हुए फैमिली हेड को शांत कर देता है। बाहर से कमांडो को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो अंदर आने की कोशिश करता है। ये देखकर तुरंत पुजारी जिनसन को गायब कर देता है और खुद भी कमरे के अंदर छुप जाता है। अभी कमांडर कमरे के अंदर आ जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए वो वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जिनसन अपने पिता को पुकारती है। उसे उसकी आवाज तो आती है लेकिन उसे समझ नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ से चला आता है। जब वो बाहर आता है तब ब्लैक रोज उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे जिनसन के बारे में बताती है, लेकिन कमांडो को समझ नहीं आ रहा होता है। और इधर वो पुजारी और यंग मास्टर की आत्मा जिनसन को खत्म करने में लगे होते हैं। इसके लिए अब उन्हें जिनसन को इस घर से दूर करना सबसे ज्यादा जरूरत हो गया था, इसलिए पुजारी दो लोगों को जादुई तरीके से लाता है और उनके साथ जिनसन को लेकर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर आते हैं अचानक से कमांडो और उसकी पूरी फैमिली इन सभी को घेर लेती है। कमांडो उन दोनों लड़कों पे शूट करती है जिस वजह से वो गायब हो जाते हैं और इसके बाद इन सभी को पकड़ने की कोशिश करती है। पुजारी तो तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है और यंग मास्टर की आत्मा इनके कैद में आ जाती है, जिसके ऊपर वो डंडे से वार करते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे वो बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा होता है। देखकर आसपास के जितने भी जीव होते हैं जो कि अब तक जिनसन की मदद करने के लिए आए थे वो सारे के सारे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। कमांडो को बताते हैं कि इस चीज को खोलना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारी शक्तियां लगती हैं, जिसके लिए वो सभी अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कमांडो अपने हाथ पे कट लगाता है और पवित्र खून का यूज करते हुए इसे खोलने की कोशिश करता है क्योंकि जिनसन की बात इसे याद होती है। ये देखकर बाकी भाई भी इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और आसपास जितने भी जीव जंतु होते हैं वो भी अपने पावर का यूज करते हैं और देखते ही देखते ये लोग इस स्ट्रॉन्ग बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और जिनसन बच जाती है। बाद में वो लू फैमिली के हेड से पूछते हैं कि वो ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। तब जिनसन अपने पावर का यूज करती है और सच बाहर लाने की कोशिश करती है। जब वो बार बार अपने पावर का यूज करती है तब गुस्से में यंग मास्टर की आत्मा बता देती है कि वो यंग मास्टर है और उसने उसके पिता पे कब्जा कर लिया है। ये देखकर तो वो उसे जान से मारना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए जिनसन अपने पावर का यूज करती है और उसे इतने थप्पड़ मारती है कि वो शरीर से खुद ब खुद बाहर आ जाता है। इसके बाद वो लोग उसे नष्ट भी कर देते हैं। यंग मास्टर की आत्मा के खत्म हो जाने के बाद लू फैमिली पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी होती है और लू फैमिली के सभी सदस्य बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो साथ में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और सबसे ज्यादा जिनसन को प्यार देते हैं। सभी जिनसन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और वो जो मांगती वो उसे तुरंत ला कर देते थे। जिनसन अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसने यहाँ के अपने काम खत्म कर दिए होते हैं, इसलिए उसे पहाड़ी पे वापस जाना होता है, जिसके लिए वो अपनी तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन कमांडो अपनी बेटी को इस तरीके से जाते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा होता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सच में चली जाओगी। तब वो हाँ में आंसर देती है, जिस वजह से वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जिनसन कहती है कि मैं वहाँ पे जाकर मास्टर से परमिशन लेना चाहती हूँ ताकि मैं इस परिवार के साथ पूरे समय रह सकूँ। जिनसन अपनी पूरी तैयारियां कर लेती है और जाने वाली होती है। लास्ट टाइम वो अपने पिता से मिलना चाहती थी लेकिन उसका पिता उसे जाते हुए नहीं देख सकता था, जिस वजह से वो वहाँ से दूर हट जाता है। जिनसन काफी देर अपने पिता का इंतजार करती है और दूसरी तरफ जनरल भी उसे जाते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वो इस तरीके से चली जाएगी तो उससे ज्यादा दुख होगा, इसलिए वो वापस उससे मिलने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तब यहाँ पे भागते हुए एक गार्ड आता है और बताता है कि फैमिली हेड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। जब सभी फैमिली हेड के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जब वो काम पे गए थे वहाँ पे अचानक से एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में इनका गला कट गया लोहे के छोटे टुकड़े से। फैमिली हेड के गले से लगातार खून बह रहा होता है और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि वो थोड़े ही देर के अंदर मर जाएंगे। इसीलिए वो लास्ट टाइम अपने फैमिली का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। पूरी फैमिली ये देखकर टूट सी जाती है और वो बहुत ही ज्यादा रोते हैं। काफी समय बाद इनका पूरा परिवार एक साथ आया था, लेकिन अचानक से पूरी फैमिली टूट गई। जिनसन ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि उसकी फैमिली वापस से टूट रही है, इसलिए वो अपनी शक्तियों से उन्हें बचाने की कोशिश करती है और अपनी जीवन शक्ति उन्हें दे देती है, जिस वजह से वो तो ठीक हो जाते हैं लेकिन ये बेहोश हो जाती है क्योंकि अब इसके पास एक भी जिनसन फल नहीं था। उसे मरते हुए देखकर उसके मास्टर उसे बचाने के लिए तुरंत यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। वो बताते हैं कि जिनसन ने अपने कर्ज को पूरा करने के लिए अपनी जान ही खत्म कर दी। जिनसन पूरे परिवार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुकी होती है, इसीलिए सभी मास्टर के सामने झुककर उसकी जिंदगी की भीख मांगते हैं। वो कहते हैं कि बदले में वो जो चाहे पूरे परिवार से करा सकते हैं, बस वो जिनसन को ठीक कर दे। तब मास्टर भी एक बार मदद करने का फैसला करते हैं। वो जिनसन की आत्मा से मिलते हैं, जहाँ पे वो उसके परिवार के बारे में बताते हैं कि उसके परिवार वाले उसके लिए कितने ज्यादा रो रहे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि क्या लास्ट टाइम मैं अपने परिवार से मिल सकती हूँ। तब उसके मास्टर उसके परिवार से मिलने का एक मौका देते हैं, क्योंकि वो मर चुकी होती है तो वो कुछ ही समय तक अपने परिवार से मिल सकती है। थोड़ी ही देर के अंदर वो अपनी आंखें खोलती है और सभी परिवार वाले उसे सही सलामत देकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये थोड़ी देर के लिए
समय है। वो सभी परिवार वालों से अच्छी तरीके से मिलती है, उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मुझे दुनिया का सबसे प्यारा परिवार मिला है जहाँ पे सब मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे इस परिवार का कर्ज चुकाना था जिसे मैंने आज पूरी तरीके से चुका दिया और अब मेरे ऊपर इस परिवार का कोई भी कर्ज नहीं है, तो अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। सभी परिवार वाले उसके लिए बहुत ही ज्यादा रोते हैं। बाद में कमांडो उसकी कब्र पे जाता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी पेड़ आ गई थी। वो हमेशा ही वहाँ पे जाया करता था क्योंकि वो जेनसन को कभी भूल नहीं पाया। कुछ साल बाद जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वो पहले से सोच लेता है कि उसे बेटी होगी और वो पहले से ही जेनसन का नाम उसे दे देता है। और सच में जब उसका पहला बच्चा पैदा होता है तो वो एक लड़की ही होती है, जो बहुत ही हद तक जेनसन की तरह मिलती थी। इस छोटी सी बच्ची की लू फैमिली में आने से जेनसन की जगह अब फाइनली पूरी हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। तो आप सभी को ये ड्रामा कैसा लगा, कहानी का एंड कैसा था, आपके अकॉर्डिंग इस कहानी का एंड कैसा होना चाहिए था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। चाहने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।